इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर सर्वर कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने यही पढ़ा है कि अगर कोई एक क्लाइंट कंपोनेंट है और उसके अंदर एक सर्वर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया जाता है और उसको अगर रेंडर किया जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। बस केवल इंपोर्ट करने भर से ही वो क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम एक ऐसा तरीका देखेंगे जहाँ पर हमारा एक क्लाइंट कंपोनेंट रहेगा और उसके अंदर हम सर्वर कंपोनेंट को एज़ अ सर्वर कंपोनेंट ही रेंडर करवा सकेंगे। वो कन्वर्ट नहीं होगा क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर। तो यही चीज़ हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली डिटेल में देखेंगे और हम ये इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स का सेटअप देखने वाले हैं कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स का सेटअप कैसे करते हैं और उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने इस सेक्शन की शुरुआत में बोला था कि इस सेक्शन के अंदर हम सर्वर एक्शंस को कवर करेंगे, लेकिन सर्वर एक्शंस को हम जब एपीआई राउट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए इस सेक्शन के अंदर हम सर्वर एक्शंस को नहीं सीखेंगे। हम जब एपीआई राउट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हम सर्वर एक्शंस को सीखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अपने सेक्शन 3 वाला कोड यहाँ पे मैंने ले लिया है, जहाँ पर हम रेंडरिंग सीख रहे थे। वही वाला कोड है, लेकिन उसमें मैंने कुछ-कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर ये हेडर है और हेडर का मैंने एक कंपोनेंट बना दिया है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ। आपको ये स्टार्टर कोड मिल जाएगा। एक बार ये स्टार्टर कोड लेके आपको समझना है। यहाँ पर जैसे ये एक हेडर का कंपोनेंट है और ये हमारे सर्विसेज पेज के ऊपर है, ठीक है? और अगर हम अबाउट पेज के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये हेडर कंपोनेंट है। ये वाला पूरा कोड हम नेक्स्ट वीडियो में भी यूज़ करेंगे, जो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सेटअप करेंगे, ठीक है? तो ये हेडर यहाँ पे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और हेडर हम अपने होम पेज के ऊपर, तीनों जगहों पर हम हेडर का कोड इम्पोर्ट कर रहे हैं। पहले क्या था कि हर एक पेज के ऊपर हम पूरा ये हेडर का जो इंटरनल कोड है, ये पूरा कोड हम हर एक पेज के ऊपर रख रहे थे। तो उससे अगर एक के अंदर कुछ चेंज करना है, तो हमें तीनों पेजेज़ के अंदर जाके चेंज करना पड़ता, वो सही नहीं था। अब ये जो हेडर है, इसको हमने क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया और यहाँ पे यूज़ स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेड है। ठीक है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ये क्लाइंट कंपोनेंट है क्योंकि हम हेडर के ऊपर क्या कर रहे हैं, डायनामिकली हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग होने पर हम इस चीज़ को हाइलाइट कर रहे हैं, ठीक है? ये हम तभी कर सकते हैं जब ये क्लाइंट कंपोनेंट होगा, इसको पता होगा कि क्लाइंट के अंदर यूआरएल किस तरह से चेंज हो रहा है। ये वाला चीज़ आप देख लेना, यहाँ पर हम एक हुक को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ पाथ नेम, यहाँ से पाथ नेम मिल रहा है और फिर इस तरह से हम हाइलाइट करके ये पूरा हेडर रेंडर करवा रहे हैं, ठीक है? डायनामिकली हम हर एक पेज का इसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं कौन-सा पाथ है और उसके ऊपर हम एक्टिव क्लास ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम अपने हेडर को यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं। ये हेडर का कोड हो गया। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डार्क मोड और लाइट मोड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उसका भी सेटअप मैंने यहाँ पे रखा है लिख के। सन आइकन, मून आइकन, ये सारा चीज़ हमने रखा है, ठीक है? इस वीडियो में हम इस हेडर कंपोनेंट के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लोर करेंगे। ये वाला कंपोनेंट भी बंद कर देता हूँ, ये वाला, और हम अपने सर्विसेज़ कंपोनेंट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर ये सर्विसेज़ कंपोनेंट है और सर्विसेज़ पेज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये हमारा सर्विसेज़ पेज है, ठीक है? ये पेज हमारा क्लाइंट कंपोनेंट नहीं, ये हमारा नॉर्मल एक सर्वर कंपोनेंट है। यहाँ पर जो ये आवर सर्विसेज़ से रेंडर होगा, ये सीधा सर्वर से रेंडर होगा, क्लाइंट तक इसका जावास्क्रिप्ट नहीं जाएगा। इसका कोई भी कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं जाएगा। फिर मैंने एक सर्विसेज़ लिस्ट कंपोनेंट बनाया है और ये कंपोनेंट जो है, ये क्लाइंट कंपोनेंट है। यहाँ पर वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, कि मान लो एक क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है? इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया है, ठीक? और यहाँ पर हम क्या रेंडर करवा रहे हैं, यहाँ पर एक H3 है, जहाँ पर लिखा है ऑल सर्विसेज़, जो कि हमारे यहाँ पर दिखता है, ऑल सर्विसेज़ लिस्ट, ठीक है? फिर उसके बाद एक यूएल के अंदर हम सर्विस आइटम्स को रेंडर करवा रहे हैं। सर्विस आइटम, सिंगल-सिंगल आइटम के ऊपर हम यहाँ पर सर्विसेज़ का एरे है, इसके ऊपर हम मैप कर रहे हैं और सर्विस आइटम कंपोनेंट को हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर की को मैं एज़ अ सर्विस दे रहा हूँ, नॉर्मली मैं आईडी देनी चाहिए, लेकिन ठीक है, मैंने बस ऐसे दे दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये यूनिक है और वार्निंग नहीं आएगी जब हम ये चीज़ दे देंगे, ठीक है? और यहाँ पर हम सर्विस नेम को एज़ अ प्रॉप यहाँ पर पास कर रहे हैं। एक बार हम सर्विस आइटम कंपोनेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक सर्विस आइटम कंपोनेंट है, यहाँ पर सर्विस नेम प्रॉप रिसीव हो रहा है और हम इसको एलआई के अंदर रेंडर करवा रहे हैं। बस रेंडरिंग का काम बस इतना ही है। यहाँ पर मैंने एक कंसोल लॉग लगाया है कि अगर टाइप ऑफ विंडो अनडिफाइंड है, यानी कि ये सर्वर के ऊपर रन कर रहा है,
अगर क्लाइंट के ऊपर रन कर रहा होता तो टाइप ऑफ विंडो अनडिफाइंड नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट होता। तो यहाँ पर अगर ये अनडिफाइंड है तो रनिंग सर्विस आइटम एज अ सर्वर कंपोनेंट, ये हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं। नहीं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रनिंग सर्विस आइटम एज अ क्लाइंट कंपोनेंट। अगर ये डिफाइंड होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर ये हमारा कोड रन करेगा। ठीक है, तो इतना कोड हमने लिख के रखा है। हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस लिस्ट के अंदर, जो कि एक क्लाइंट कंपोनेंट है। अब जैसे हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो हमारे कंसोल के अंदर क्या प्रिंट होके आएगा कि ये जो कंपोनेंट है वो एज अ क्लाइंट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं और ये देखो, रनिंग सर्विस आइटम एज अ क्लाइंट कंपोनेंट। थोड़ा सा और जूम इन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा भी जूम इन करने पर ये मल्टीपल लाइंस में हो जाता है। देखो ये रनिंग सर्विस आइटम एज ए क्लाइंट कंपोनेंट, ये आपको दिख रहा है। ये 8 बार यहाँ पे रेंडर हो रहा है, जबकि हमारे आइटम्स जो हैं वो केवल 4 हैं यहाँ पर। और हमें पता है कि जब क्लाइंट साइड में कोड रेंडर होता है तो ये स्ट्रिक्ट मोड में, डेवलपमेंट मोड में, स्ट्रिक्ट मोड में रन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर डबल डबल कंसोल लॉग दिख रहे हैं और एक वाला कंसोल लॉग थोड़ा सा ग्रेड आउट भी है। ठीक है, तो ये 8 बार यहाँ पे रन हो रहा है। अगर आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, मैंने जो हाइलाइटेड वाला है उसको काउंट किया है और 4 वैसे ही ये नॉन हाइलाइटेड वर्ज़न है। तो टोटल 8 बार ये रन कर रहा है। एक बार मैं अगर इसको ये ग्रुप वाला कर दूँ, इधर ग्रुप का ऑप्शन होता है ना, ग्रुप सिमिलर मैसेजेस, ये, तो देखते हैं यहाँ पर ये ग्रुप होता है कि नहीं। ये क्योंकि अलग-अलग कलर्स में है इसीलिए ग्रुप नहीं हो रहा है, तो रहने देते हैं, ग्रुप नहीं करते हैं। ठीक है, अगर एग्ज़ैक्टली सेम होता तो ये ग्रुप होके ऐसे 8 दिखा देता कि 8 बार ये रन हो रहा है। तो अभी ये जो हमारा कंपोनेंट है, इसको तो हमने मार्क नहीं किया है एज़ अ क्लाइंट कंपोनेंट, लेकिन क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट कर लिया एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसीलिए ये एक क्लाइंट कंपोनेंट की तरह रेंडर हो रहा है। अगर हम अपने पैरेंट कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट ना बनाएँ, हम इसको सर्वर कंपोनेंट बना देते हैं। यूज़ क्लाइंट हटा देंगे, ऑटोमैटिकली ये सर्वर कंपोनेंट बन जाएगा। और यहाँ पर हम आके देखें, तो ये देखो, यहाँ पर एक तो डेवलपमेंट मोड में जब सर्वर के ऊपर रन करता है, तो यहाँ पर देखो सर्वर का एक टैग भी लिख के आता है कि अब ये सर्वर पर रन कर रहा है। और हमारा जो कंडीशन था, इफ एल्स लगाया था हमने, यहाँ पर भी रनिंग सर्विस आइटम एज़ ए सर्वर कंपोनेंट यहाँ पर भी प्रिंट होके आ रहा है। यानी कि अब ये एक सर्वर कंपोनेंट बन गया क्योंकि हमने इसको पैरेंट, इसका जो पैरेंट है, उसको हमने क्लाइंट क्लाइंट कंपोनेंट हटा के सर्वर कंपोनेंट बना दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा से एक क्लाइंट कंपोनेंट बना देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है जब हम एक कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं, तब डिफरेंस क्या होता है सर्वर कंपोनेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका है। कौन-सा? ये तो हम मार्क कर देंगे तो ये कंपोनेंट तो क्लाइंट कंपोनेंट बनेगा ही। हमारा सर्विस आइटम वाला भी क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका है। और यहाँ पर अगर हम ये जो भी नेटवर्क टैब है हमारा, यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम जेएस का फ़िल्टर लगा दें, ठीक है? मैंने जेएस का फ़िल्टर लगा दिया है। यहाँ पर जितनी भी जावास्क्रिप्ट आई है, वो यहाँ पे दिख रही है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पूरा कोड आ जाएगा। जैसे जो हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, ठीक है? वो कोड आ जाएगा। ये हमारा जो वेब डेवलपमेंट लिखा है, ये वाला कोड आ जाएगा यहाँ पर क्लाइंट के अंदर। अब इसमें से कौन-सी फ़ाइल है, ये ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैंने टेस्ट किया था, तो लगभग कुछ इसी नाम की फ़ाइल के अंदर आ रहा था ये। आप ढूँढ लेना, आपको मैनुअली ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? कौन-सी फ़ाइल के अंदर है। मैं यहाँ पे इस फ़ाइल को ओपन करके कंट्रोल एफ करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, ये आ रहा है। पूरा रिस्पॉन्स के अंदर आपको ये, मैं अगर बड़ा करके दिखाऊँ पूरा नए टैब में ओपन करके, तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर ये जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड दिख रहा है। ये सर्विसेज़ का पूरा कोड आ रहा है, ठीक है? सर्विसेज़ का कोड आ रहा है और मतलब जो पूरा एरे हमने दिया था, वो कोड आ रहा है। ये तो क्लाइंट कंपोनेंट है ही, लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम अपना ये वाला कोड देखें, हमने सर्विस आइटम के अंदर ये जो रनिंग सर्विसेज़ सर्विस आइटम, ये वाला कोड अगर हम देखते हैं, तो ये वाला कोड भी यहाँ पे आ रहा है। ये देखो, इफ एल्स कंडीशन के अंदर ये वाला कोड भी आ रहा है। सर्वर कंपोनेंट वाला कोड भी यहीं पे कहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर देखो, ये सर्वर कंपोनेंट वाला कोड यहाँ पर, वो वाला कोड यहाँ पर आ भी नहीं रहा है। जो कोड सर्वर कंपोनेंट के ऊपर रन करने वाला था, वो कोड यहाँ पर आ नहीं रहा है।
यहाँ पर ये हमें सर्वर कंपोनेंट एक मिला तो है, लेकिन ये अलग चीज़ है, ठीक है? ये अगर हम एग्ज़ैक्टली ऐसे ही सर्च करेंगे, तो हमें नहीं मिलेगा एक भी। यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ, देखो 0 यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, मतलब मैं आपको थोड़ा-सा साइड में करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो, 1 मिनट। ये है, यहाँ पर ये 0 दिख रहा है, यानी कि रनिंग सर्विस आइटम एज़ अ सर्वर कंपोनेंट ये कहीं भी नहीं है। अगर हम इसको क्लाइंट कर दें, तो ये देखो, ये वाला कोड यहाँ पर है और यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर टर्बो पैक अनरीचेबल ये लिख के आ रहा है, क्योंकि क्लाइंट कोड के अंदर ये वाला कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगा और ये कभी रन ही नहीं करेगा। सही है? तो मस्त ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है, तो उसका जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, वो अपने क्लाइंट तक आ जाता है, ठीक है? हमारे क्लाइंट तक वो पूरा कोड आता है और फिर आके एग्ज़ीक्यूट होता है। यहाँ पर मैं अगर जेएसएक्स के अंदर कुछ ऐसा लिख दूँ, मैं यहाँ पर एक ऐसा जेएसएक्स बनाता हूँ, ठीक है? और मैं जेएसएक्स के अंदर मैं एक मान लो कि एक पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ, ठीक है? और पैराग्राफ के अंदर मैं सर्विस आइटम, ठीक है? ये सर्विस आइटम और पैरा ये लिख देता हूँ। सर्विस आइटम पैरा और इसको मैं हिडन कर देता हूँ ताकि हमारा यूआई ना ब्रेक हो। अगर नहीं हिडन करेंगे तो इस तरह से ये यूआई हमारा ब्रेक हो जा रहा है। इसको मैं डिस्प्ले यहाँ पे क्लास नहीं स्टाइल और डिस्प्ले नन कर दूँगा। ठीक, तो केवल यही कोड नहीं आता है, जेएसएक्स के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं, ये जेएसएक्स एट द एंड जावास्क्रिप्ट ही है। तो ये वाला कोड भी हमारे जावास्क्रिप्ट के पेलोड के अंदर आएगा, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे अभी दोबारा से रिफ्रेश करके इस फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ पर देखो सर्विस पैरा ये जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर आ रहा है। हमने जो जेएसएक्स का कोड लिखा है ना, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होता है और यहाँ पे चिल्ड्रन आया है। चिल्ड्रन का ये स्टाइल भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है? और यहाँ पर इसका टाइप भी है, ये पैराग्राफ यानी कि पी टैग है, ठीक है? तो ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होके और फिर हमारे ब्राउज़र तक आता है, अगर ये क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। अब हम इसको कैसे सर्वर कंपोनेंट की तरह रेंडर कर सकते हैं, बिना यहाँ से बिना अपने सर्विस लिस्ट से यूज़ क्लाइंट को हटाए, ठीक है? हम चाहते हैं कि यहीं पर इसी यूएल के अंदर ये सारी लिस्ट हों, ठीक है? लेकिन जो हमारा सर्विस आइटम का कंपोनेंट है, ये एज़ अ सर्वर कंपोनेंट रेंडर हो। ये कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर आके देखना होगा जहाँ पर सर्विस लिस्ट कंपोनेंट को रेंडर किया जा रहा है। हम सर्विस लिस्ट कंपोनेंट को इधर रेंडर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से ये सारी चीज़ें जो कि हम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, इसको एज़ अ प्रॉप पास करना होगा। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं ये वाला कोड भी कट कर लेता हूँ और मैं ये जो अरेज़ है, इसको मैं अपने पेज वाले कोड के अंदर रख देता हूँ और यहाँ पर एज़ अ प्रॉप हम पास कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट कंटेंट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम वो सारा चीज़ सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से हम पास कर सकते हैं, ठीक है? हमने सर्विस लिस्ट कंपोनेंट के अंदर एज़ अ कंटेंट प्रॉप इस पूरे कोड को पास कर दिया और यहाँ पर हम सर्विस आइटम को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है? हमने बस एज़ अ प्रॉप ये पूरा कोड पास कर दिया, ठीक? अब यहाँ पर हम आके इस कंटेंट प्रॉप को डिस्ट्रक्चर करके और इस यूएल के अंदर रेंडर करवा सकते हैं, ये बस। और यहाँ पर अब हमें इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट ही है और क्लाइंट कंपोनेंट ही रहेगा, ठीक है? और अब अगर हम यहाँ पर आके देखें, तो ये देखो, जो रनिंग एज़ अ क्लाइंट कंपोनेंट था, वो रनिंग एज़ अ सर्वर कंपोनेंट हो गया। अब एज़ अ सर्वर कंपोनेंट अगर ये रन करता है,
तो उसका कोड जो है, जैसे कि हमने ये वाला कोड लिखा था ना, ये वाला कोड यहाँ पे सर्विस पैरा, ये वाला कोड या फिर इसमें से कोई भी कोड हमारे ब्राउज़र की जावास्क्रिप्ट तक नहीं आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, ये इस वाले के अंदर हो सकता रहे, यहाँ पर देखो कोई भी कोड नहीं है। जबकि जबकि ये वाला कोड रहेगा ऑल सर्विसेज लिस्ट, ये क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है। यहाँ पर देखो ऑल सर्विसेज लिस्ट है, लेकिन बाकी का कोड नहीं है जो हमने पहले देखा था, पहले था वो, ठीक है? तो ये अभी एक सर्वर कंपोनेंट की तरह रेंडर हो रहा है और ये कंटेंट नाम का प्रॉप पास करना उतना उतना अच्छा नहीं होता है। हम चिल्ड्रन नाम का प्रॉप पास करते हैं, चिल्ड्रन, ये बस प्रॉप का नाम चेंज करने से कोई आउटपुट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली हाँ, हमने चिल्ड्रन यहाँ पे तो चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ से हमने पास नहीं किया है। यहाँ पर हम इसका नाम चेंज करके चिल्ड्रन कर देंगे, ठीक? बस, तो आउटपुट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैं इसको ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर भी एज़ अ सर्वर कंपोनेंट ही रेंडर कर रहा है, ये रन कर रहा है, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने एक सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर रेंडर करवा लिया। देखो, ये हम इसके अंदर ही रेंडर कर रहे हैं, एट द एंड यहीं पे आके रेंडर हो रहा है, लेकिन एज़ अ सर्वर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़े कि एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर एक सर्वर कंपोनेंट को रेंडर करवाना है और वो एज़ अ सर्वर कंपोनेंट ही रेंडर करे, तो हम ये चिल्ड्रन वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। और ये जो चिल्ड्रन नाम का प्रॉप है, इसको हम नाम दे के नहीं रेंडर करते हैं, ठीक है? हम इसको दूसरी तरीके से रेंडर कर सकते हैं। इस पूरे चीज़ को कट कर लेंगे। ये अगर आपने रिएक्ट पढ़ा है, तो आपको पता होगा। यहाँ पर हम इसके बीच में अगर दे देते हैं, इसके बीच में जो भी देंगे, ये ऑटोमेटिकली एज़ अ चिल्ड्रन प्रॉप यहाँ पे आके रिसीव हो जाएगा, ठीक है? हम इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यहाँ पे अगर यूज़ करके बीच में कुछ भी डालेंगे, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली एज़ अ चिल्ड्रन प्रॉप यहाँ पे रिसीव हो जाएगा और कोड के आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये देखो, एकदम सही चल रहा है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर सर्वर कंपोनेंट को एफिशिएंटली रेंडर करवा सकते हैं एज़ अ सर्वर कंपोनेंट, और ऐसा करने से हमारा जो सर्वर कंपोनेंट है, वो सर्वर कंपोनेंट ही रहेगा, वो क्लाइंट कंपोनेंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। और यही वाला पैटर्न हम जब कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं या फिर रिडक्स का सेटअप करते हैं, तो यही वाला पैटर्न यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि हम पैरेंट के ऊपर, मतलब पैरेंट तो हमारा एक क्लाइंट कंपोनेंट जैसा रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो भी सर्वर कंपोनेंट्स हैं, वो सर्वर कंपोनेंट्स ही रहेंगे, क्लाइंट कंपोनेंट्स ही रहेंगे, ठीक है? तो सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।